नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो सिर्फ 1 मिनट का होगा। जस्ट मैं इसमें क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो पार्ट सेकेंड रियल नंबर का रिकॉर्ड किया था उसमें क्या है, बाय मिस्टेक एक मुझसे मिस्टेक हुआ। उसके लिए रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बट अब मैं उस दिन मेरा तबीयत ख़राब था, फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ताकि आपको वीडियो प्रॉपर कंटिन्यू मिलते रहे। सो उसमें मेरे माइंड से ये स्लिप हो गया कि मैंने डिविडेंड को डिवाइजर बोल दिया और डिवाइजर को डिविडेंड बोल दिया। ठीक है। सो जैसे ए बी सी और ये डी है, सो इसको मैंने डिविडेंड बोल दिया। ठीक है। और इसको मैंने डिवाइजर बोल दिया, जबकि ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है। ठीक है। सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट मिस्टेक तो फिर मिस्टेक ही होता है। एक बार मिस्टेक हो गया तो फिर मैंने उस वीडियो में जहाँ जहाँ ये यूज हुआ ना रिमाइंडर थ्योरम, तो वहाँ पे मैंने डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर बोला है। ठीक है। बाकी कोशेंट और रिमाइंडर तो सही है, बट इसमें सिर्फ थोड़ा सा आप कंसिडर कर लेना कि जहाँ पे मैं डिवाइजर बोलूँ उसको डिविडेंड समझ लेना, और डिविडेंड जहाँ बोला हूँ उसको डिवाइजर समझ लेना। ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ सकते। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रॉपर है। ठीक है। बिल्कुल मैंने जो जितनी कॉन्सेप्ट उसमें था मैंने पूरी डिस्कशन किया है, आपको पढ़ के मज़ा आएगा। उसके लिए फिर भी मैं सोचा कि इसको पूरी वीडियो को डिलीट करने से अच्छा है, क्योंकि वो वीडियो डिलीट करने में फिर रिकॉर्ड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। उससे अच्छा कि मैं साइंस का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता उतने टाइम में, क्योंकि साइंस का भी वीडियो अभी डालना है। तो इस वजह से टाइम के अभाव से मैं सोच रहा हूँ कि इसका मैं जस्ट क्लियरिफिकेशन दे दूँ ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है। तो आई होप कि आप इसे समझेंगे। ठीक है। कि बाय मिस्टेक सबसे होता है। उस दिन तबीयत ख़राब था, थोड़ा सा एंजाइटी फील हो रहा था। इस वजह से अब एक बार स्टार्टिंग में लिख गया तो फिर वही दिमाग में चला और फिर मैंने उसको बाय मिस्टेक उसको गलत बोला। उसके लिए सो सॉरी। आई होप कि आप उसे कंसिडर कर लेंगे। यदि आपको उसमें उस वीडियो में प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका टाइम निकाल के अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके फिर नया अपलोड कर दूंगा। ओके। आई होप कि आप उसको ज़रूर देखेंगे और उसके कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपका ये वीडियो चल जाएगा या मैं नया रिकॉर्ड करूं। ओके। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे इक्विलेट डिवीजन लेमा। ठीक है। ये रियल नंबर का ही एक टॉपिक है। रियल नंबर हमने पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम ने देखा था, पूरी कंप्लीट डिस्कशन किया था हमने। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। उसमें मैंने कंप्लीट क्लासिफिकेशन एंड उसके बारे में पूरी क्लियरिफिकेशन, हमने नंबर क्या होता है, विच टाइप ऑफ नंबर, कौन से नंबर से कैसे बना, ठीक है, किसके कितने पार्ट होते हैं, मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया है, तो आप उसे ज़रूर देखें। उसमें मैंने रियल नंबर बताया था, तो उसी रियल नंबर में एक टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो हिंदी वालों के लिए यूक्लिड तो देखो साइंटिस्ट का नाम है, तो यूक्लिड को यूक्लिड बोलोगे विभाजन, डिवीजन का मतलब विभाजन, एंड लेमा का मतलब प्रमेय का। ठीक है। प्रमेय जिसको बोलते हैं ना, वही प्रमेय। मैं इसके बारे में लेमा बताऊंगा अभी आगे क्या होता है, लेमा किसे बोलते हैं। देखो, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूँ उससे पहले कि मैं आपको एक यहाँ पे क्लियरिफिकेशन कर दूँ कि मैंने पिछले क्लास में जो था ना, जब मैं यहाँ पे ऑड नंबर इवन नंबर समझा रहा था, तो उसमें मैं यहाँ पे इसको क्या है कि मैं ये समझा रहा था कि कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ऑड नंबर का डेफिनेशन ये होता है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई टू। तो ये सोचते हैं कि यदि वो जो दो से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो ऑड नंबर। तो मतलब ये हुआ कि जो दो से डिविजिबल नहीं होगा वही सिर्फ ऑड नंबर होगा, और जो दो के अलावा तीन सात पाँच इन सबसे डिवाइड हो जाए वो एक ऑड नंबर होगा। बट मैं यहाँ पे ये बोल गया था इस पे कि देखो 6/3 में 6 को तो डिवाइड करता है, 3 तो एक ऑड नंबर है, ठीक है, और 6 एक इवन नंबर है। तो जब इसे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो 6 को 3 तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये तो एक इवन नंबर है, समझ। तो ये एक इवन नंबर है यहाँ पे, तो इसलिए मैं पिछले क्लास में यहाँ ऑड नंबर बोल गया था। इसको करेक्शन कर लेना, जो लोग कंप्लीट वीडियो देखे होंगे वो और कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उनको, उनके लिए मैंने ये क्लियरिफिकेशन दे दिया। और जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं उनको ये समझ नहीं आएगा, पहले वो पीछे वाला क्लास देखें कि मैंने क्या बोला था, उसके बाद फिर इसे देखें। थोड़ी तबीयत आज सही नहीं लग रहा है, फिर भी मैं आपको क्लास ले रहा हूँ ताकि आपका क्लास कंटिन्यू रहे। सो
यूक्लिड डिवीजन लेमा को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट, यदि आता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि उसका आज बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे 2 या 4 ऐसे ले लेते हैं। 4 को हमने 15 से डिवाइड किया। जब 4 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 3 बार में। और ये 12 और यहाँ क्या देगा? 3। ठीक है, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, इसको डिविडेंड। इसको बोलते हैं कोसेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। अब यहाँ से आपने रिमाइंडर थ्योरम तो पढ़ा ही होगा, इस तरह से इसको लिखते हैं। यदि मुझे इसको लिखना होगा तो मैं कैसे लिखते हैं? आपने पढ़ा होगा ना कि जो डिविजर होता है वो इक्वल टू किसके होता है? डिविडेंड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही पढ़ा होगा, ठीक है। और वही चीज़ हम यहाँ इसमें देखेंगे। बस इसके लॉन्ग मेथड को जो हम यहाँ पे देखते थे, उसको इसको एक थ्योरम एक प्रमेय में इसको प्रूव किया गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते थे? इसे 15 इक्वल टू क्या लिखते हैं? डिविडेंड इंटू कोसेंट, मतलब 4 × 3 प्लस का 3, ठीक है। देखो 4 × 3 12 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 15। तो डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आया? तो ये तो देखो बेसिक चीज़ हो गया, यही इसी का आगे हमें अभी जरूरत पड़ेगा हर क्वेश्चन में। यहाँ पे अब एक मुद्दे की बात यह है, देखने वाली बात यह है। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ डिविडेंड डिविडेंड और रिमाइंडर में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा? बताओ। देखो ये जो डिविडेंड आपका है, इसको मैं यदि मान लेता हूँ, इस तरह से मान लेते हैं, पहले मैं इस तरह से लिख दूँ, एक नंबर A, B, ठीक है, C यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और हमने यहाँ पे D रिमाइंडर ले लिया। समझ में आया? तो यदि हमें इसे लिखना होगा तो हमें कैसे लिखेंगे इसको? बी इक्वल टू A × C, सॉरी मैं पहले चेंज कर लेता हूँ पेन। चलो आज हम इसी पेन से पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको A क्या बता रहा था? A × C प्लस D, यही होगा। अब A जो है और D जो है, D जो है, इनमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? देखो A हमेशा क्या होगा? A हमेशा बड़ा होगा किससे? D से। आप इसको खुद रियलाइज कर सकते हैं। जैसे मैं यदि बताऊँ आपको कि यदि मैं 3 से 10 में डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। और ये 3 बार 9 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ 9 लिख देंगे और यहाँ 9 लिखेंगे तो कितना होगा? 1। यहाँ हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ 1 होगा। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा जो डिवाइडेंड है वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ये जब यदि इस या तो इक्वल हो जाएगा, यदि इक्वल होगा ये दोनों, ठीक है, या इससे ये बड़ा होगा, रिमाइंडर बड़ा होगा, तो फिर तो एक बार में और ये चला जाएगा ना। यदि मैं मान लेता यहाँ पे 13 रहता तो हम एक ये 4 बार में जाता। तो हम क्या करते हैं कि इस नंबर के बिल्कुल क्लोज तक पहुँचते हैं और उतनी बार इसको संख्या को हम लगाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा डिविडेंड हमेशा बड़ा होगा, डिवाइजर क्या होगा? सॉरी, रिमाइंडर क्या होगा? छोटा होगा। इतना समझ में आया आपको? ओके, अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे। देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब ध्यान रखना, लेमा का मतलब होता है कि एक वैसा सेंटेंस जो ऑलरेडी प्रूव्ड कर दिया गया है, मतलब सिद्ध कर दिया गया है, वो कथन जो इस वैसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है, लेकिन उस स्टेटमेंट को हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम उसे यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं लेमा। समझ में आया? लेमा समझ में आया? अब हम देखो इस लेमा को जो है ना एक पजल के थ्रू हम समझते हैं, और वो पजल ये है कि मान लेते हैं कि एक सेलर है, ठीक है, आपके गांव में ये एक पहेली की तरह है, ठीक है। आपको इस टाइप का पहेली आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। मैं उसी से आपको इस टॉपिक को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि वो आप समझेंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि आखिर ये इक्विड डिवीजन लेमा है क्या, ठीक है। तो मान लेते हैं एक सेलर है, ठीक है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ये कोई सेलर है, ठीक है, सेलर है। इस सेलर ने, हिंदी में बोल देता हूँ विक्रेता, तो ये सेलर ने क्या बल्ब को बेचने के लिए गांव में नहीं गया, ठीक है, बल्ब को बेचने के लिए गांव में गया।
समझ में? बल्ब लेकर गया, कुछ बल्ब लेकर गया और वो गांव में बेचने गया। अब क्या हुआ कि जब जब ये बल्ब बेच रहा था, उस टाइम पे एक भाई साहब आए, ठीक है, और वो किसी बात के लिए इनसे, जो सेलर है, इससे झड़प कर लिए, ठीक है, लड़ाई कर लिए, ठीक है, और लड़ाई में उनने क्या किया, इनके बल्ब, लड़ाई में नुकसान क्या हुआ सेलर का कि बल्ब टूट गया, ठीक है। अब ये टूट गया तो अब ये नुकसान तो बेचारा, अब ये सेलर है, ठीक है, ये सेलर है, ये अपना नुकसान क्यों सहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो इसने पैसे लगा कर लाया था। तो अब इसका क्या किया कि ये मुद्दा इसने ग्राम पंचायत के पास लेकर गया। समझ में आया? जो गांव के मुखिया होते हैं ना, उनके पास ले गया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, हमारा बल्ब ने इसने तोड़ दिया। अब ग्राम पंचायत ने पूछा कि बताओ कितने बल्ब थे, बताओ कितने बल्ब थे। तो उसने आंसर इस तरह से दिया कि जब आप उसको दो दो का पेयर लगाओगे, दो दो का पेयर लगाओगे, ठीक है, टू का पेयर लगाओगे, दो दो करके काउंट करोगे, तब आपका जो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको एक बचेगा। जब आप दो दो का पेयर लगाओगे ना, तो एक बचेगा। फिर जब आप तीन तीन का पेयर लगाओगे तो आपको दो बचेगा। समझ में? चार का पेयर लगाओगे, चार का पेयर लगाओगे तो बोला कि यदि चार का पेयर लगाओगे तो तीन बचेगा। पाँच का पेयर लगाओगे तो बोला कि चार बचेगा। और जब छः का पेयर लगाओगे तो आपको पाँच बचेगा, ठीक। और जब सात का पेयर लगा दोगे तो हमारे पास वो तब आपको बल्ब की संख्या जीरो आ जाएगा। मतलब उसने सीधा सीधी आंसर नहीं दिया, वो थोड़ा घुमा फिरा कर आंसर दिया, ठीक है, घुमाया, अपनी बातों को घुमाया, थोड़ा पजल तरीके से बोला, पहेलियां बुझाने लग गया कि वो ये देखना चाहता था कि पंचायत जो मुखिया हैं उनको भी कुछ आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो उनने ये चीज़ें, ये सब कंडीशन रख दिया कि हमारे पास इतने बल्ब थे कि जब आप दो दो का पेयर लगाओगे ना, तब आपको एक बच जाएगा रिमाइंडर, और जब तीन तीन का पेयर लगाओगे तो दो बच जाएगा। जैसे कैसे एग्जांपल, दो दो का जैसे पेयर, तो इसका मतलब मैं जस्ट एग्जांपल मान रहा हूँ कि मान लेते हैं उसके पास पाँच था, ठीक है, पाँच था, तो दो दो का पेयर लगाएगा पंचायत तो एक बच जाएगा। समझ में? तीन तीन का होगा तो यदि 10 लेगा तो तीन तीन का पेयर लग जाएगा, एक बच जाएगा। समझ में? तो इस तरह से वो पहेलियां बताया। अब बोला, और उसने एक और कंडीशन रखा कि जो मेरा टोकरी था उसमें 150 से ज़्यादा, 150 से अधिक मोर नहीं था, ठीक है, 150 से अधिक नहीं था। समझ में आया? ओके, तो उसने ये वाला भी कंडीशन वहाँ पे रखा कि मेरे जो टोकरी में थे वो 150 से ज़्यादा नहीं थे। अब क्या करेंगे, अब वो बोला कि बताओ, अब वो सोचने लग गया पंचायत वाला कि बताओ इसके पास कितने थे यार। फिर अब उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो देखते हैं थोड़ा इसको, इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हाउ मेनी बल्ब्स टेकन बाय द सेलर, कितने बल्ब उसके पास, सेलर के पास थे। ओके, हम क्या करें। अब उसने तो कंडीशन रख दिया कि 150 से अधिक नहीं था, 150 था, वो एग्जैक्ट नहीं बताया, बोला लेकिन इतना कंडीशन बता दिया कि 150 से अधिक नहीं था। अब हो सकता है या तो उसके पास एग्जैक्ट 150 हो या 150 से लेस हो, यही हो सकता है ना कंडीशन। या तो इक्वल हो जाओ, या तो संख्या जो नंबर है, नंबर या तो इक्वल होगा, ठीक है, या 150 से लेस होगा, लेस 150, यही होगा। सो अब देखो, मैं मान लेता हूँ, अब मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं, तो अपन क्या करते हैं, एक अजम्पशंस कर लेते हैं, हम सपोज डैट मान लेते हैं क्या, कि मान लेते हैं उसके पास क्या रहा होगा, ए रहा होगा। समझ में आया? उसके पास कितना रहा होगा, ए रहा होगा। अब इस ए को हम कैसे लिखेंगे, यदि संख्या ए है, हमने संख्या मान लिया कि उसके पास ए है, तो हम ए को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस नीचे से ऊपर चलते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन, जो सबसे लास्ट कंडीशन उसने बोला था ना, कि जब आप सात सात का पेयर लगाओगे ना, तो हमारे पास जीरो बचेगा। इसका मतलब ये है कि जो नंबर हम चूज कर रहे हैं वो सात से डिविजल हो जाएगा, तभी तो रिमाइंडर जीरो बचेगा ना। सात सात का पेयर लगेगा तभी तो रिमाइंडर जीरो बचेगा। मैं यदि बोलूँ आपको कि चार से हमें 12 में डिवाइड करना है, तो चार का कितने बार में पेयर लगेगा, तीन बार में, तभी तो जीरो आ जाएगा। लेकिन यदि मैं चार को आपको 13 से डिवाइड करने बोलूँ, तो आप डिवाइड कर सकते क्या, नहीं, आपको रिमाइंडर एक हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। सो इसी प्रकार से हमने माना कि उस सेलर के पास ए बल्ब थे। ओके, सो ए बल्ब थे, तो इसका मतलब सात से वो डिवाइड हो जाएगा। तो सात से डिवाइड हो जाएगा, तो आप इस फॉर्मेट में लिखो इसको। इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे कि जैसे यहाँ ये को ए हमने टोटल नंबर माना है ना, तो इसका मतलब ए में सात से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो देगा रिमाइंडर। इसका मतलब ए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइजर हो गया।
7 क्या हो गया, ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ए इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट। कोसेंट यहाँ पे क्या आपको बचेगा, बताओ कोसेंट क्या बचेगा। अब देखो कोसेंट तो हमें यहाँ पे पता है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, कोसेंट को क्यू मान लेते हैं कि क्यू कोसेंट रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये एग्जैक्ट हमें पता नहीं ना, नंबर एग्जैक्ट पता रहता तो फिर कोसेंट हम पता कर लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये 7 से डिविजुअल है, ठीक है। और 7 से डिविजुअल है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, बच रहा होगा 0। समझ में आया, ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, इसी हिसाब से आप सारे कंडीशन लिख दो जल्दी जल्दी, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास, लिख दूँ क्या, चलो मैं 6 का लेता हूँ, तो नंबर तो अभी भी वही है, ए नंबर है, नंबर क्या है अभी भी वही है, ठीक है। सो अब की बार अब की बार हमारा डिविजर कौन सा है, 6 इंटू इंटू यहाँ क्या मान लेते हैं, इस बार कोसेंट पी मान लेते हैं, पी, ठीक है, क्योंकि कोसेंट सब में सेम नहीं आएगा ना, इसमें कोसेंट कुछ और आएगा, इसमें कुछ और आएगा, ठीक है। तो कोसेंट अलग अलग अपन को लेना पड़ेगा। हाँ नंबर सेम है, नंबर जो हमने एजम्पशंस किए हैं वो सेम रहेगा, लेकिन रिमाइंडर जब 6 ले रहा है ना, जब 6 का पेयर लगाया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5। समझ में आया, तो ये हमारा क्या हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या होगा, थर्ड कंडीशन, नंबर तो यही है, नंबर नेक्स्ट है 5 इंटू कोसेंट, इस बार कुछ मान लो, मान लेते हैं टी प्लस कितना है 4, ये थर्ड हो गया। नंबर ए है 4 इंटू, इस बार 4 का पेयर लगा रहे हैं तो 3 रिमाइंडर हो रहा है, तो इस बार मान लेते हैं क्या, कुछ भी नंबर मान लो, एक्स मान लो, ठीक है, प्लस इसका कोसेंट रहा होगा और रिमाइंडर 3 बचा होगा। फिर ए नंबर है, जब 3 का पेयर लगाएंगे तो 3 इंटू जेड मान लेते हैं, ठीक है, प्लस 2। फिर जब 2 का पेयर लगाने बोल रहा है तो ए इक्वल टू 2 का जब पेयर लगाएंगे तो 2 का पेयर लगाएंगे तो क्या होगा, 2 इंटू इस बार जेड मान लिया तो इस बार वाई मान लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू वाई प्लस 1, ठीक है। अब जब कुछ लोग यहाँ ये क्वेश्चन करेंगे कि सर बताओ कि सर 2 आप बताओ कि ये जो रिमाइंडर है, जब भी हम रिमाइंडर 2 का पेयर लगा रहे हैं तो 1 ले रहे हैं, ये रिमाइंडर 2 क्यों नहीं हो सकता है, 3 क्यों नहीं हो सकता, 4 क्यों नहीं हो सकता। तो उनके लिए मैं ये बता दूं आपको, उनको कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि जब आप अभी हमने क्या बताया था कि डिवाइडर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है रिमाइंडर से, तो रिमाइंडर कैसे इससे बड़ा हो जाएगा। तुम खुद सोचो, कॉमन सेंस से लगाओ कि यदि मैं रिमाइंडर 2 मान लेता हूँ तो 2 रिमाइंडर कैसे हो सकता है, आपका डिवाइजर 2 है और रिमाइंडर 2 कैसे हो सकता है, ये तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यदि मैं 3 मानता हूँ तो फिर से ये एक बार में जाएगा और फिर रिमाइंडर 1 देगा, तो 2 का जो पेयर जब लगाएंगे ना, 2 यदि डिवाइजर है हमारा तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। समझ में आया, जब हमारा 3 डिवाइजर होगा तो हमारा 2 रिमाइंडर आएगा। सो इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब आप इसमें भी देख सकते हैं क्या कि जो भी आपको, जो हमने ये जो हमारा डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से छोटा मिल रहा है आपको, रिमाइंडर से छोटा मिल रहा है ना, ये देखो 0, ये 6 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे यदि मैं इसको पूरा कंप्लीट बी मानूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट बी मानूँ, ये बी 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 बी, ठीक, तो आपको यहाँ से बी बी क्या है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये है सब आपका बी, ठीक है। और ये आपका रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर मान लेता हूँ, रिमाइंडर को मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा डिवाइजर क्या है, डिवाइजर हमेशा ग्रेटर है रिमाइंडर से। समझ में आया। सो ये देखो, इसी को इस फॉर्मेट में डिवाइड नहीं करके इस तरह के जो फॉर्मेट लिखे जाते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, लेमा, इक्विलेट डिवीजन लेमा, ठीक है, इक्विलेट डिवीजन लेमा। और ये क्या है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये तो जो डिवाइड किया था हमने उसी से आया हुआ है, उसी को तो ऐसे लिखते हैं ना अपन। समझ में आया। सो क्या यदि मैं इसको इस तरह से नहीं लिखता, इसको इस तरह से यदि नहीं लिखता तो क्या, कैसे इसे सॉल्व कर सकता था, बताओ, इसे हम कैसे सॉल्व करते। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते कि अब तो देखो, इसको हम इक्विलेट डिवीजन लेमा से आगे सॉल्व करेंगे, आगे थ्योरम देखेंगे, ये तो बस हमने पजल एक बताया इसको, ठीक है। बट इसे यदि कॉमन सेंस से लगाते, यदि हम इक्विलेट डिवीजन लेमा ये सब नहीं लगाते, कॉमन सेंस हम अपना लगाते, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते, हम इसको इस तरह से सॉल्व करते कि आप क्या देखते कि 7 का आप क्या देखते, मल्टीपल, 7 का वो फैक्टर
वो मल्टीपल, सॉरी फैक्टर नहीं, वो मल्टीपल जो क्या हो, जो इन जो नंबर है ना, ये जो सारे नंबर हैं इनसे भी कंप्लीट डिवाइड हो जाए। मतलब ये मतलब सॉरी कंप्लीट नहीं, मतलब से वैसा नंबर आपको चूज करना है जिसको कि ये सारे कंडीशन फुलफिल कर दे। समझ में? तो इसे हम बोलते हैं इसको या तो हिट एंड, अब हम इसको कैसे करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते और वो मिनिमम नंबर लेते हैं कि जो क्या हो 7 से तो कंप्लीट डिविजल हो। ठीक है, और बाकी भी इन सारे को क्या करता हो, इन सारे को कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता हो। समझ में? तो हम यहाँ पे वो नंबर क्या हो सकता है, सोचो कि आपका इसका इनका इन सब का क्या होना चाहिए, इन सब का कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए इसको। समझ में आया? तो हम वो नंबर, और वो 150 से कम भी होना चाहिए, 150 से कम होना चाहिए। तो सोचो, तो और वो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इसमें आपको हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। अब देखो 150 से नीचे आओ, 150 से नीचे आओगे तो 149 होगा। और 149 7 से जाता है, नहीं जाता, नहीं जाता ना। ठीक है, 148 नहीं जाता, 157 47 नहीं जाता। ठीक है, 142 नहीं जाता। तो इसका मतलब आपको इस तरह से क्या करना पड़ता, हीट एंड ट्रायल लगाना पड़ता और वो नंबर पिकअप करना पड़ता जिससे कि 7 से डिवाइड हो जाए और वो 150 से कम भी कम हो। तो वो नंबर देखो 119 देखो 7 से डिवाइड होता है, हाँ 7 एक बार में गया, 4 बचा और 49, तो 7 7 जा 49, मतलब 17 बार में जाएगा। कितने बार में? 17 बार में ये चला जाएगा। अब 17 बार में ये चला जाएगा, इसके बाद क्या होगा कि ये तो कंप्लीट चला गया, मतलब ये कंडीशन तो ये फुलफिल करेगा, क्योंकि यदि मैं नंबर 119 मानता हूँ, 119 मानता हूँ, तो ये 7 से डिवाइड करेगा और क्वोशेंट क्या आ जाएगा हमारा 17, 17 और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसको क्या सेटिस्फाइड करेगा? क्या वो इसको डिवाइड करने के बाद ये रिमाइंडर 5 देगा? देखते हैं। जब इसको आप 6 से डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, 6 एक बार में गया ये। ठीक है, एक बार में गया तो वो ये फिर 5 इधर शेष बचेगा रिमाइंडर, और फिर 9 आएगा तो ये 59। तो ये कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में, 9 छक 54। ठीक है, तो 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा ना। तो 9 बार में जाएगा तो यहाँ पे 54 आएगा, और 54 को यहाँ से करेंगे तो कितना होगा ये बताओ, 5। ठीक है, तो आ गया ना 5। इसी तरह से 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। समझ में? 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 119 से कम वो कौन सा इवन नंबर है, तो 118 है, और 118 कितना, इससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो एक रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब 199 आंसर इसका है, जो कि इन सब सारे कंडीशंस को क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है। समझ में आया? अब मैं आपको कुछ पेयर देता हूँ, ठीक है, और उस पेयर के हिसाब से आप हमको इक्विलेट डिवीजन लेमा लिख के बताना। मैं आपको एक पेयर देता हूँ, जैसे मैंने पेयर ले लिया 21 और किसका मान लेते हैं 5 का। ठीक है, इसका इक्विलेट डिवीजन लेमा लिख के बताओ, क्या कैसे लिखेंगे? तो 21 हमारा तो क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। ठीक है, मैं डेट मीन्स 21 तो हमारा डिवाइजर हो जाएगा, 21 हमारा डिवाइजर हो जाएगा, 21 हमारा डिवाइजर हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा डिविडेंड यहाँ आता है, यहाँ क्या आता है, डिविडेंड और इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा कौन सा है, 5, डिविडेंड हमारा क्या है, 5 है। तो डिविडेंड हमारा 5 है, तो 5 हमने लिख दिया। और ये कितने बार में, कितने, क्या इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा ये, नहीं। तो ये 4 बार में मैक्सिमम जा सकता है, क्योंकि 5 4 जा 20 और प्लस एक रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख दिया इस पेयर को हमने कैसे लिख दिया, इसमें लिख दिया। इस तरह से एक और मैं आपको लेता हूँ कि जैसे मैंने लिखा 5 और 12। ठीक है, 5 और 12। तो अब इस बार नंबर आपका कौन सा है, 5 है, नंबर क्या है आपका, 5 है, और आपका मतलब डिवाइजर 5 है, डिविडेंड क्या है, 12। तो 12 इंटू क्या हो जाएगा, अब बताओ कितने बार में जाएगा ये, एक बार में लगाएंगे तब तो नहीं जा सकता ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 बार में लगाएंगे इसको। समझ रहे हैं? कितने बार में लगाएंगे, 0 बार में, और प्लस का 5, क्योंकि रिमाइंडर तो ये आएगा ना। जब भी आप 5 से 12 में डिवाइड करोगे तो कैसे डिवाइड करोगे, यदि पॉइंट में नहीं लिखना हो तो ऐसे ही होगा ना, 12 से आप 5 में डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा बताओ, एक बार में तो जाने से रहा। हम यही देखते हैं ना कि इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 0 बार में, हमारे पास 0 भी तो नंबर है ना, तो 0 से लगा देंगे, 0 बार में जाएगा, 5 रिमाइंडर होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 5 हो गया।
कोसेंट 0 हो गया और ये आपका 12 है हमारा डिविडेंड। समझ में? तो इस तरह से हम इक्विलेट डिवीजन लेमा को लिखते हैं। कंफर्म हुआ? तो अब हम यहाँ से लिखते हैं इक्विलेट डिवीजन लेमा को कि फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव देखो इंटीजर इंटीजर मैंने पहले ही बता रखा है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। सो ए एंड बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, इस दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम क्या करते हैं कि वी हैव फाउंड द होल नंबर क्यू एंड आर। अब देखो मैं, आप क्या फाइंड आउट करते हो, मैं यहाँ पे क्यू और आर होल नंबर मान लिया, ठीक है। अब जब आप ए और बी कोई दो नंबर है इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्यू क्वोशेंट मिलेगा, आर रिमाइंडर मिलेगा, जो कि एक, मैं यहाँ पे वर्ड यूज क्या कर रहा हूँ, होल नंबर। देखो अब होल नंबर मैंने देखो पिछले क्लास में पढ़ाया था, मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर भी तो बोल सकता था, नेचुरल नंबर भी तो लिख सकता था, बट नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिखेंगे हम, होल नंबर ही क्यों लिखा हमने, क्यू और आर को होल नंबर क्यों। तो इसको इस तरह से आपको ध्यान होगा कि मैंने क्या बोला था कि नेचुरल नंबर में तो सिर्फ 1 2 3 आता है जो प्रकृति से मिला है, लेकिन हम जीरो भी तो एक नंबर मानते हैं, तो उसको हम फैमिली ऑफ होल नंबर बोलते हैं। समझे? तो जब जैसे ही हम होल नंबर बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं फैमिली ऑफ होल नंबर, और फैमिली ऑफ होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। समझ में आया? तो मतलब कोसेंट 0 भी हो सकता है, अभी हमने देखा भी था कोसेंट 0 हुआ था, और रिमाइंडर तो 0 हो ही जाता है जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो इसीलिए हम यहाँ पे होल नंबर यूज किए। समझ में आया? ठीक है। तो यदि कोई ए और बी नंबर है और क्यू और आर दो होल नंबर है, जिसको इसको डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं कि ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। समझ में आया? तो ये, और क्या ये कोई अलग सा चीज़ है क्या, इसे आप पहले नहीं पढ़े हैं, ये सिक्स स्टैंडर्ड का चीज़ नहीं है, ये सिक्स या सेवन्थ में, फिफ्थ या सिक्स में पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो ये वही तो है। समझ में? बस उस जो लॉन्ग मेथड था उसको हम अब शॉर्ट मेथड में करना सीखेंगे। समझ में आया? ठीक है। सो देखो यहाँ पे जो हमने कंडीशन अभी बताया था, इसलिए तो मैंने बताया था कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन होगा, और बी से हमेशा छोटा होगा। बी कौन है हमारा यहाँ पे, डिविडेंड है, बी हमारा डिविडेंड है, तो डिविडेंड से तो हमेशा छोटा ही होगा। समझ में आया? तो इतनी बात आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और क्यू और आर जीरो हो सकता है, इसलिए तो मैंने होल नंबर लिया है, ये भी ध्यान रखना, क्यू और आर जीरो हो सकता है। समझ में आया? तो क्या मैं यही चीज़ पहले बचपन में आप नहीं पढ़े थे कि ये कोसेंट होता है और ये रिमाइंडर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये हमने रियलाइज़ किया है कि ये जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है ना, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है जो हम अभी ऑल दिस ईयर करते आ रहे थे सारे इतने सालों से, उसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह से एक थ्योरम के रूप में लिख रहे हैं, मतलब एक प्रमेय के रूप में लिख रहे हैं। हमने बोला ना लेमा का मतलब क्या होता है, थ्योरम। वो स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, तो ये ऑलरेडी प्रूफ है। समझ में आया? देखो अब हम आते हैं इक्विलेट डिवीजन लेमा स्टेटमेंट क्या कहता है। ठीक है, अब हमने तो पूरी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, अब हम अपनी बात करते हैं कि यदि आपको कोई दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है ए एंड बी, यही है थ्योरम वैसे तो, मैं बस और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको यदि दो नंबर दे रखा है ए और बी इंटीजर, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। तो यहाँ पे एक यूनिक इंटीजर क्यू और आर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो कि सेटिस्फाइड करता है किसको, इस सेंटेंस, इस स्टेटमेंट को। बस यही कहता है इक्विलेट डिवीजन लेमा, कि मतलब भैया आपको कोई दो नंबर दे रखा है, कोई दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, ठीक है, जहाँ की आपको क्यू और आर कोई एक यूनिक इंटीजर है, तो ये जो क्यू और आर है ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, इस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा, जहाँ की आर क्या होगा, जीरो होगा, ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा और बी से लेस होगा। समझ में आया? तो ये जो, ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी लेटेस्ट या कुछ सालों पहले ये नियम आया, ठीक है। ये इसका जो, इसके पीछे का जो राज है ना, ये बहुत पहले से करते आ रहे थे, ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम से, ठीक है। बट ये फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड हुआ बुक में जब ये फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड हुआ, वो इक्विलेट एलिमेंट नाम का एक बुक था, उसमें ये रिकॉर्ड हुआ, ठीक। और इसका सबसे पहला यूज हुआ था एल्गोरिदम में,
ठीक है। अब एल्गोरिदम क्या होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इसीलिए वहाँ पे एक एल्गोरिदम बनाया है, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिदम। समझ में आया? सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो, अब मैं यहाँ पे बता दूँ एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम जो होता है, एल्गोरिदम एल्गोरिदम और कुछ भी नहीं है। एल्गोरिदम एक सीरीज है, ठीक है, वो तरीका है, वो एक प्रॉपर वे है जिससे हम की स्टेप बाय स्टेप डिफाइंड करते हैं किसी प्रोसीजर को। समझ में आया? मतलब आप एक स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो, जैसे मैं बताऊं कि एल्गोरिदम वर्ड जो सबसे पहले यूज हुआ था ना, वो लिया गया था एक पर्शियन बुक था, उससे लिया गया था। अल 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 बाबर, अल जावर, सॉरी बाबर बोल रहे हैं, जावर, अल जावर, ठीक है, अल जावर, इससे लिया गया था, पर्शियन बुक था, इससे लिया गया था, ठीक है। और एल्गोरिदम जो वर्ड, जो एल्गोरिदम जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ये कंप्यूटर में किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में आप जानते हो कि हर काम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, हर काम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। कैसे? जब आप पावर बटन ऑन करते हो तो पावर बटन जैसे ऑन करते हैं तो सप्लाई सबसे पहले किसके पास जाता है, BOIS के पास, ठीक है, बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम के पास जाता है। और ये BOIS जो होता है, ये फिर ये इसका काम क्या होता है, ये चेक करता है कि सारा फंक्शन आपका लैपटॉप में प्रॉपर वर्किंग का, सारा कनेक्शन सही है या नहीं है। यदि सबका फीडबैक लेता है कि सब प्रॉपर हो, तैयार हो, ठीक है, मैं यहाँ से सिग्नल भेज रहा हूँ, ठीक है, तो ये सबका सिग्नल लेता है और फिर उसके बाद आगे एक एक करको एक सारे सिस्टम को ये पावर भेजता है और फिर एक्टिव करता है। तो इसमें कंप्यूटर में क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा एल्गोरिदम उसी में यूज होता है, क्योंकि कंप्यूटर जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसमें भी स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एल्गोरिदम वर्ड वहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसको मैथ में हम कैसे पढ़ेंगे, मैथ में हम यही देखेंगे कि जो क्वेश्चंस को हम जो जो हमारा वो प्रोसीजर है उसको हम स्टेप बाय स्टेप यदि सॉल्व करते हैं तो उसको हम एल्गोरिदम बोल देते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रमेय था ना उसको हम एल्गोरिदम बोल देते हैं स्टेप बाय स्टेप करने को। समझ में आया? सॉरी गाइज, मैंने माइक का कोड लगाना भूल गया और इतना देर आप विदाउट कोड रिकॉर्डिंग हो गया। सो आपको आवाज़ में थोड़ी बहुत यदि प्रॉब्लम लगे तो आप मैनेज कर लेना, क्योंकि अब दोबारा फिर से रिकॉर्ड करूँगा, टाइम वेस्टिंग होगा, ठीक है। सो आप इतना दूर मैनेज कर लेना, अब आपको आवाज़ सही आएगा। ओके। सो एल्गोरिदम जो इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिदम है, इसका जो मैथ में यूज किया जाता है वो किया जाता है कंप्यूट, मतलब इस टेक्नोलॉजी का जो यूज होता है वो HCF निकालने में किया जाता है। किसमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक, ठीक है। सो HCF निकालने में यूज किया जाता है। सो देखो इसको कैसे, थोड़ा HCF को हम रिकॉल करते हैं। रिकॉल मतलब हम LCM और HCF को थोड़ा समझते हैं। LCM और HCF क्या होता है, क्योंकि आगे इस चैप्टर में आपको हमेशा LCM HCF का जरूरत पड़े, तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ डिस्कशन कर देता हूँ। देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है कि कोई भी जो नंबर है ना, जो नंबर आपको दिया हुआ है, जो इंटीजर दिया हुआ है, उसका जो नंबर इंटीजर दिया हुआ है, तो यदि मैं उसका एलसीएम निकालूं और उसकी एचसीएफ निकालूं, तो दोनों में डिफरेंस बस यही है कि यदि एलसीएम निकल के मान लिया कोई बहुत सारा नंबर है ABC, ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है, और इन तीनों का एलसीएम मैंने निकाला D, ठीक है, ये हमारा एलसीएम निकल का है, एलसीएम निकल का है D, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि A डी को कंप्लीट डिवाइड करेगा, बी भी कंप्लीट डिवाइड करेगा और सी भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। मतलब एलसीएम वो मिनिमम नंबर होता है, वो मिनिमम नंबर होता है तीनों का वो मिनिमम नंबर होता है जो, मतलब इन तीनों का फैक्टर ही तो होता है, इन तीनों का फैक्टर ही तो एलसीएम आता है। तो इन तीनों का वो मिनिमम फैक्टर जो क्या कर दे, ये तीनों को कंप्लीट डिवाइड, मतलब ये तीनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। समझ में आया? मतलब ये ए से भी डिवाइड हो जाएगा, ये बी से भी डिवाइड हो जाएगा और ये सी से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये तो एलसीएम है। HCF है कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर का, जैसे मैं ABC ले रहा हूँ, ABC ले रहा हूँ, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैं यहाँ पे डी हमारा HCF आ गया मान लिया जाए, ठीक है, HCF D आ गया। तो ये वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि ये इन तीनों को डिवाइड कर देगा, इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर देगा। डिफरेंस पता चला कि मतलब एलसीएम, तो तीन नंबर का एलसीएम वो नंबर होता है कि जो आपने नंबर लिया है ना, उससे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए। समझ में आया? और एचसीएफ का मतलब ABC का एचसीएफ वो नंबर होगा जिससे कि जो एचसीएफ आया है उसी से ये तीनों डिवाइड हो जाएं कंप्लीट। ओके, तो ये आपको क्लियर है यहाँ पे। जैसे आप एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2, 3 और 5। अब 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा बताइए? अब इनमें से तो कोई कॉमन नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीपल होगा। तो कितना हो जाएगा? 5 3 जा 13 और 2 30, ये 30 हो जाएगा। समझ में आया? तो 30 वो नंबर है, देखो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा,
वो मिनिमम नंबर है जो कि, हाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन तीनों से यही एक नंबर डिवाइड होगा, इससे आगे और भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये मिनिमम सबसे कम से वो कम नंबर है, सबसे कम नंबर है जो कि ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा, समझे। तो 30 वो मिनिमम नंबर है जो कि ये तीनों से, इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, भाग्य हो जाएगा, ठीक है। हिंदी वालों के लिए भाग हो जाएगा, समझ में आया। तो इन तीनों से देखो डिवाइड हो जाएगा। मैं यहीं पे इन जैसे 2, 3 और 5 का एचसीएफ पूछूं तो क्या आएगा एचसीएफ, तो आप कैसे निकालोगे, आप बेसिक मेथड लगाओगे, 2 को 3 से करोगे, फिर इससे करोगे, तो देखो फाइनली 1 आना है। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट कॉमन सबको मिल रहा है, आपको 1 ही मिल रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, 1, ठीक है। अब 1 देखो, 1 देखो, 1 क्या कर रहा है, क्या ये दो नंबर इनको कंप्लीट डिवाइड करेगा, नहीं, ये उल्टा डिवाइड करता है, मतलब 1 इन सबको डिवाइड कर देगा और सबको डिवाइड कर ही देगा। तो ये बेसिक थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आप जान लीजिए। अब आगे हम आते हैं कि देखो एचसीएफ एलसीएम हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं। अब एल्गोरिदम पे आते हैं हम, एल्गोरिदम कैसे होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ए और बी कोई 2 इंटीजर है, ए और बी हमारा कोई 2 इंटीजर है, ठीक है, 2 इंटीजर है। और डी उसका क्या है, डी मतलब डी जो है वो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर हम मान लेते हैं, समझ में आया। सो सो इसके बाद मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा सही रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ आपको, मैं आपको पूछूं कि चलो बताओ आप 37 और 12, 37 और 12 का क्या है एच सी एफ, बताओ क्या है एच सी एफ। स्टॉप करो और रोको और एक बार रिवाइज करो। सो देखो इसे हम, अब देखो यहाँ पे इसे हम इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू लिखते हैं, मतलब यहाँ पे इक्वलेट डिवीजन लेमिना लगाते हैं, लेमा, सॉरी लेमिना बोल रहा हूँ, लेमा, ठीक है। तो हम अभी अभी देखा था कि इक्वलेट डिवीजन लेमा क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लिखना, इस तरह से इसको लिखो। तो इस तरह से इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसको इस तरह से कैसे लिखेंगे। हमारा नंबर क्या है 37, अभी हमने पेयर को लिखने बताया था ना, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, 37 को इधर लिख दो और 12 हमारा क्या होगा, डिविडेंड आ जाएगा इनटू डिविडेंड, फिर कितने बार में जाएगा बताओ, कितने बार में ही जाएगा। बार बार देखो डिवाइड करना जरूरी नहीं है, आप माइंड में भी सोच सकते हो इसको। तो ये कितने बार में जाएगा, 12 3 जा 36, और 36 प्लस रिमाइंडर कितना होगा 1, तो इसको लिख दिया हमने। क्या ये अभी तक रिमाइंडर जीरो आया है, नहीं आया ना। एचसीएफ तो तभी आता है ना जब क्या होता है, रिमाइंडर जीरो आ जाता है। जब इसको आप इस तरह से डिवाइड मेथड से करोगे तो कैसे आएगा, 1237 यही आएगा, 1237 ही तो होगा ना। और 1237 को जब आप डिवाइड मेथड से करोगे तो ना 3 टाइम्स में, ठीक है, 3 टाइम मतलब 36, और 36 का मतलब 1। फिर यहाँ क्या करते हैं, फिर यहाँ इसको इसको ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है डिविडेंड, और ये बन जाता है डिवाइजर, ठीक है, ये बन जाता है डिवाइजर। और ये फिर कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, और 12 आ गया, अब रिमाइंडर जीरो आ गया। आपका एचसीएफ कौन काउंट होता है, ये काउंट होता है, समझ में आया। तो इसी तरह से जीरो लाना है ना, तो जीरो तो नहीं आया अभी तक, जीरो हमारा रिमाइंडर नहीं आया। तो इस बार क्या करेंगे, अब इस बार देखो ये दूसरे स्टेप में क्या बना था, 1 आपका क्या बन गया था डिविडेंड, और 12 क्या बन गया डिवाइजर। तो हम अब हमारा डिवाइजर ये हो जाएगा 12, समझे। तो इसको अब इस तरह से 12, ठीक है, और डिविडेंड कौन है 1, और ये कितने बार में जाएगा, तो 12 बार में जाएगा, और अब रिमाइंडर देगा जीरो, समझे। तो ये जो लास्ट वाला जो डिविडेंड बचता है वही तो कहलाता है एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ 1 होगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, 4 4 5 5 ले लेता हूँ मैं, 4 5 5। तो 4 5 5 को जब हम करेंगे तो कितना आएगा, देखो आपको कॉमन ये मैं पेयर दे देता हूँ, 4 5 5 12, ठीक है, या 42 ले लेते हैं, आप 12 करके देख लेना, 5 5 5 का 12 के साथ करके देख लेना, ठीक। मैं 42, ये आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल मिलेगा भी। सो देखो मैं यहाँ पे 42 लिखता हूँ। अब इसको 42 से डिवाइड तो करने नहीं जाएंगे, हम सिर्फ कॉमन सेंस से निकाल लेंगे। कैसे कि भैया आप इसमें कितना से मल्टीपल करें कि या तो इसके एग्जैक्ट बराबर आ जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, या तो इससे छोटा रहे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मैं यदि इसमें 10 से मल्टीपल करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, और जब मैं एक बार और मल्टीपल करूँगा तो फिर ये तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, फिर तो ये ग्रेटर हो जाएगा ना इससे, ठीक है। सो इसको 10 से मल्टीपल करो तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, ये देखो 420, और 420 को इसमें से माइनस करोगे, ठीक है, 420 माइनस करोगे इसमें से तो कितना आ जाएगा आपको रिमाइंडर 35, समझे। अब 35 तो आपको रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, तो आपको रिमाइंडर जीरो करना है, तो आपकी बार डिवाइजर आपका कौन बन जाएगा, आपकी बार डिवाइजर 42 बन जाएगा, ठीक है। तो 42 डिवाइजर हो गया। डिविडेंड कौन रहेगा, ये जो पिछले बार रिमाइंडर आया था, तो 35 आ गया। अब 35 कितने बार में जाएगा, तो आपको पता है यहाँ एक बार में जाएगा, ठीक है। और अब रिमाइंडर कितना देगा, 42 में 35 गया तो 7 रिमाइंडर देगा। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, फिर अब की बार क्या होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। तो 35
इक्वल टू डिविडेंड 7 इंटू कितने बार में लगाऊँ पता, 5 बार में कंप्लीट चला जाएगा, 7 5 35 और इस बार रिमाइंडर 0 दे दिया। तो इसका मतलब हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 7 हमारा HCF आ गया। समझ में, 7 HCF आ गया, मतलब 7 वो नंबर है जो क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड कर देगा। समझ में आया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हमने इक्विलिट डिवीजन लेमा को लगाकर, देखो ये जो प्रोसेस हम लगा रहे हैं ना, इसको तो बोलते हैं इक्विलिट डिवीजन लेमा, जो हमने पहले डिस्कशन किया। और जो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। इसी को तो बोलते हैं एल्गोरिदम ना, कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को आगे फॉलो करना ही क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। समझ में आया। तो आपको ये समझ में आया कि इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिदम क्या है और इक्विलिट डिवीजन लेमा क्या है। इक्विलिट डिवीजन लेमा एक प्रमेय है जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है, और वो प्रमेय क्या है, ये है। समझ में। और इसी को इक्विलिट डिवीजन लेमा को ही स्टेप बाय स्टेप लिख के HCF निकाल लेना, स्टेप बाय स्टेप करना ही क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। ओके। और अब देखो, अब स्टेटमेंट क्या बोलेगा, स्टेटमेंट क्या कहता है इक्विलिट डिवीजन लेमा को, कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू इंटीजर नंबर, टू ऑब्टेन मतलब दो इंटीजर नंबर का HCF प्राप्त करने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं C और D कोई दो नंबर है, C और D कोई नंबर है। अब इसमें से C क्या होगा, बड़ा होगा, एक तो कोई ना कोई तो बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। बराबर हो जाएगा तो उसका HCF क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा बताओ, वही नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मैं पूछूं तुमको कि यदि बताओ 10 और 10 का HCF क्या होगा, अरे तो 10 ही होगा ना, 10 से दोनों को डिवाइड कर देगा। समझ में आया। तो एक बड़ा और एक छोटा लेना पड़ेगा हमें। तो हमने मान लेते हैं C ग्रेटर है। तो यदि इस तरह से दो नंबर है ना, और इसका HCF आपको ऑब्टेन करना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। कि फर्स्ट स्टेप आपको क्या है इसमें, ये मैं अब एल्गोरिदम लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम लिखना, ठीक है। और इसी तरह से यही एल्गोरिदम कंप्यूटर में भी लिखाता है। स्टेप फर्स्ट में आपको ये क्या बोलता हूँ, कोडिंग, सॉरी, उसको कोडिंग करते हैं कि ऐसा ये लैंग्वेज आएगा, फिर ये लैंग्वेज, स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अप्लाइड क्या करेंगे, अप्लाई इक्विलिट डिवीजन लेमा फॉर द C&D के लिए। अब C&D के लिए यदि लगाएंगे तो हमें पता है इक्विलिट डिवीजन लेमा में क्या करना पड़ता है, हमें एक और क्या लेना, होल नंबर लेना पड़ता है, जो कि क्या करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, इधर जो हमने बताया था। तो हम मान लेते हैं कि वो Q और R है, एक क्वोशंट होगा, एक रिमाइंडर होगा। समझ में आया। तो हम इसे इस स्टेप में क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में तो हम इसको जैसे इक्विलिट डिवीजन लेमा लिखते हैं वैसे लिख देंगे। C ग्रेटर है तो C यहाँ आ जाएगा, ठीक है। D हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, तो D डिविडेंड यहाँ लिख देंगे। आई इंटू डिविडेंड इंटू क्वोशंट, क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर, यही तो लिखेंगे। जहाँ की रिमाइंडर हमने पहले बता चुके हैं, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 0 से ग्रेटर या इक्वल होता है, और D से लेस होगा। यहाँ पे D है हमारा, तो D से लेस होगा। समझ में आया। नेक्स्ट, यदि फर्स्ट स्टेप में ही आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो गुड एंड वेल, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप नेक्स्ट स्टेप करने से बच गए। समझ में आया। तो आप उसी टाइम पे क्या कर दोगे, D हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। समझ में। लेकिन यदि नहीं 0 हुआ, यदि सेकेंड स्टेप में, स्टेप सेकेंड में हम क्या लिखेंगे कि यदि रिमाइंडर 0 हो गया, देन फाइन, देन हमारा क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा हमारा, HCF हमारा हो जाएगा D हमारा HCF हो जाएगा। समझ में। और यदि if r does not equal to 0, रिमाइंडर does not equal to 0, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या मानेंगे कि जैसे यहाँ पे हम क्या मान रहे थे कि जो हमारा इसमें जैसे 42 हमारा डिविडेंड था यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे जो C डिविडेंड है ना, ठीक है, ये तो यहीं रहेगा। तो ये जो D डिविडेंड यहाँ पे है वो डिवाइजर बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो लिखाएगा वो लिखेंगे D इक्वल टू और R क्या बन जाता है हमारा, R क्या बन जाता है हमारा, डिविडेंड बन जाता है। तो R इंटू कोशेंट, कोशेंट प्लस, अब ये देखो ये Q और Q बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं अलग ही लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर, क्योंकि इसका क्वेश्चन कुछ और आ सकता है, इसका क्वेश्चन कुछ और आएगा, ठीक है। मैं T लिख देता हूँ। तो R तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, R तो हमारा बन गया यहाँ पे डिविडेंड, D हमारा नेक्स्ट स्टेप के लिए डिवाइजर बन गया, और T क्वेश्चन है, और प्लस रिमाइंडर R1 ले लेते हैं। तो ये फर्दर प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाए, ठीक है। और इसी स्टेप को बोलते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम आपको समझ में आया कंप्लीट क्या होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करना, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
समझ में आया? और ये फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, और जहाँ पे जीरो आ जाए तो जो लास्ट वाला आपका डिविडेंड बचेगा ना, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया? तो अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और आप उस एग्जाम्पल को हमें करके बताइए। और वो इसलिए होता है ना, आपको लग रहा होगा कि सर ये ऐसे क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है, मैं देखो इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आ, जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। सो देखो, मैं नेक्स्ट, ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल भी मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूँ कि बच्चे किताब पढ़ें तो उनको कंप्लीट समझ में आए कि आखिर ये बुक कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि बुक को पढ़ के थोड़ा एनसीईआरटी जो किताब है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाता है, चीज़ें बहुत रहता है समझने का, ठीक है? इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल आपको लेता हूँ ताकि आप भी उसे रिवाइज करें, उसको देखें कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा था। समझ में आया? सो मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट है कि यूज द यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड आउट एचसीएफ इज ऑफ 4052 एंड 12576 12576। समझ में आया? 4052 को 12576 का एचसीएफ आपको बताना है। तो आप फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? अब आप देखो यहाँ पे ग्रेटर कौन है, तो ग्रेटर है हमारा कौन, 12576। ओके, अब पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, मैं स्टेप लिखता हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा? स्टेप फर्स्ट कि आपको इसे क्या लिखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखो। तो लिखो, तो यहाँ पे जो बड़ी वाली संख्या होता है वो इधर लिखो, 12576 इक्वल टू, अब ये डिविडेंड कौन है, ये है 4052, ठीक है? अब यहाँ आएगा क्वोशेंट। तो अब आप देखो, अब यहाँ पे डिवाइड तो करने जाओगे नहीं कि भाई 4052 को फिर डिवाइड करने जा रहे हैं, तो आप सिर्फ इसको माइंड में सोचो, माइंड में सोचो, कैलकुलेशन करो कि क्या है। माइंड में कैलकुलेशन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझा दूँ कि हम किस तरह से डिवाइड को फॉलो करते हैं। आप इसमें से क्या है ना, जो बेस पॉइंट आपने देखो, एक तो होता है फेस वैल्यू, एक होता है एक होता है, एक फेस वैल्यू होता है और एक प्लेस वैल्यू होता है। समझ में आया? एक फेस वैल्यू, एक प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आई थिंक आप सब जानते होंगे। यदि मैं 6 का फेस वैल्यू पूछूं तो जो दिख रहा है वो फेस वैल्यू है, समझ में? लेकिन प्लेस वैल्यू पूछूं तो आपको ये किस पे है, टेंस प्लेस पे, सॉरी यूनिट प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, ये 100 प्लेस पे, ये 1000, ये 10,000 प्लेस पे। तो आप जब भी देखा करो तो आप ये देखा करो यार, ये क्या है, सबसे लास्ट में क्या है, 1000 प्लेस में, इसका मतलब ये इस नंबर के अंदर 4000 तो है। समझ में? ये 4000 तो है इसमें, और इधर क्या है, ये 12,000 है। तो आप पहले इसे मैच कराने की कोशिश करो, जो एग्जैक्ट इंटीजर वाला है ना, जो कंप्लीट जो जीरो वाला है, उसे करो। तो इसमें क्या मैं 4000 में कितने से मल्टीपल करूं कि वो 12,000 के करीब आ जाए, मतलब 12,000 बन जाए? तो 3 से मल्टीपल करोगे। अरे यही करोगे ना, जो सबसे लास्ट वाला जो बेस पॉइंट है ना, जो सबसे लास्ट वाला प्लेस वैल्यू है, उसको पकड़ा करो तुम। समझे? मैं ये मेथड बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसमें ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, समझे? तो हमने पकड़ लिया 4 को देखा ये 4000 दे रहा है, और 4000 तक, और इधर देखा कि ये 12,000 है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं 3 का तो इसमें रोल है, 2 तो आएगा नहीं, 2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 में तो 8000 ही होगा, ठीक है? इसका मतलब ये 3 का रोल है यहाँ पे। और क्या 4 इसको कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तुम इसे 4 से मल्टीपल करोगे तब 4000 को 4 से मल्टीपल करें तो वो तो 16,000 हो जाएगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इससे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये, कहीं ना कहीं क्या, एग्जैक्ट 3 से ही जाएगा और फिर ये रिमाइंडर देगा, ठीक है? 3 से ज़्यादा इससे लगाएंगे तो ये इससे ग्रेटर वैल्यू देगा। समझ में आया? और रिमाइंडर कितना देगा? आप रिमाइंडर इसको फिर क्या करना, इसे माइनस कर लेना। समझ में आया? माइनस कर लेना। मैं यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन किया हुआ है तो मैं यहाँ टाइम वेस्टिंग नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे इसका रिमाइंडर आएगा 420। समझ में आया? इसका रिमाइंडर आएगा 420। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, क्या आपका रिमाइंडर जीरो आ गया? नहीं आया। नहीं आया तो हम क्या पढ़े थे, नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, एल्गोरिदम चलेंगे, एल्गोरिदम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे एल्गोरिदम हम फॉलो कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका ये क्या बन जाएगा, आपकी बार, इस बार क्या बन जाएगा आपको, ये बन जाएगा हमारा डिवाइजर। तो इस बार लिख देते हैं स्टेप 2। आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, लिख लिख के, ठीक है? स्टेप 2। आप तो इवन आप लैंग्वेज भी लिखना, since this number is greater than this, so we using the equal division lemma, so this ये लिखा। फिर लिखेंगे नेक्स्ट में r इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू सेकेंड स्टेप, एंड इन सेकेंड स्टेप 4052 इज द डिवाइजर, सो वी कैन अगेन अप्लाई द इक्वल डिविजन लेमा एंड वी कैन राइट दैट दिस 4052 इक्वल टू
इक्वल टू इस बार आपका डिविडेंड ये हो जाएगा 40। अब देखो कितने बार में लगाएं, फिर यहाँ पे पकड़ो बेस, ये जो सबसे लास्ट वाला है ये 1000, ये 100 देगा, ये 400 है, इसका मतलब ये 1000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं एग्जैक्ट 10 से मल्टीपल करता हूँ इसको, यदि मैं 400 को 10 से मल्टीपल करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या देगा हमें 4000 देगा। और इस 4000 तो देगा ही देगा, लेकिन ये 20 भी तो है साथ में, तो 10 को 20 से तो 200 है, तो फिर 4000 और प्लस 4000 प्लस 200, तो ये 4200 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा इससे। तो इसका मतलब 10 नहीं होगा, 9 होगा। हम ये कंफर्म हो गई, 9 से जाएगा, समझ में आया। और 9 से जाएगा, फिर जब हम इसे माइनस करेंगे, इसको मल्टीपल कर इससे माइनस करेंगे, तो प्लस इसे फिर क्या लिखेंगे हम, यहाँ आएगा रिमाइंडर 272। अभी भी नहीं आया रिमाइंडर जीरो, तो अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप थर्ड में 272 इक्वल टू, इस बार सॉरी 272 लिख रहा हूँ, 420 इस बार हमारा डिविजन हो जाएगा, और 272 हमारा इस बार डिविडेंड हो जाएगा। आप बताओ कितने बार में जाए, तो सिंपली एक बार में जाएगा, क्योंकि ये 200 है और यहाँ 400 है, तो 2 से कर दूंगा तो ये तो 400 ऐसे ही बना देगा, फिर ये 72 का क्या होगा, इसका मतलब एक बार में जाएगा। और एक बार में जाएगा तो ये रिमाइंडर देगा 148। ठीक है, इस बार अब क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आएगा स्टेप फोर्थ, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेप 4 में इस बार ये आ जाएगा 272 हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये हमारा 148। अब कितने बार में जाएगा बताओ, एक बार देखो 48 का डबल क्या होता है, 48 का डबल, देखो जब भी आपको ये दिखेगा, अब तो देखो 100 यहाँ सिंपली दिख रहा है कि भाई 2 से मल्टीपल करेंगे तो 200 तो आना ही आना है, तो अब खेल बच गया इसका 48 का, क्या 48 72 से बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 48 से बड़ा, हाँ 72 से तो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये तो 36 का डबल होता है, तो इसका मतलब सिर्फ एक बार में जाएगा, और एक बार में जाएगा तो ये रिमाइंडर देगा 144, सॉरी 124। ठीक है, अब नाउ इसके बाद फिर अब की बार ये क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप में 148 यहाँ आ जाएगा, और इस बार 124 यहाँ आ जाएगा, और कितने में एक बार में जाएगा सिंपली, और ये कितना देगा रिमाइंडर, ये 24 देगा, क्योंकि 24 दूना 48 होता है। फिर ये आपको देखो कैलकुलेशन जितना जितना आप ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एग्जाम में जाकर कैलकुलेशन वहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते कि आप बिल्कुल माइंड में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दें। आप इसी टाइम से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी टाइम से आदत लगाओ कि हम जितना जितना हम पेन को कैलकुलेशन में कम यूज करें। ठीक है, तो आदत अभी से बना रहेगा तो मिस्टेक होने का चांस कम रहेगा, और डायरेक्ट जाके एग्जाम में तुम अप्लाई करोगे तो वहाँ पे तो गलती होना ही है, क्योंकि आपके अंदर परफेक्शन नहीं है। सो अब देखो 144 क्या हो जाएगा, 124, सॉरी मैं बार बार 144 बोल रहा हूँ, 124 हमारा क्या हो जाएगा इस बार यहाँ आ जाएगा, और 24 यहाँ आ जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा बताओ, ये 24 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 120 होता है, तो 5 बार में जाएगा, और इस बार रिमाइंडर देगा 4। और अब की बार जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और ये 4 आएगा, और ये कितना जाएगा, ये 5 में जाएगा, और 5 में जाएगा तो ये कितना आएगा यहाँ पे बताओ 20, तो ये 4 रिमाइंडर, सॉरी ये 5 से क्यों लगा रहा हूँ, ये 6 से लगाओ ना, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ना, तो 0। ठीक है, 24 × 4 × 6 रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जो लास्ट वाला आपको डिविडेंड बचेगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो HCF हमारा क्या आ गया 4, HCF हमारा 4 आ गया। अब ये देखो रिमाइंडर 0 यहाँ पे आया, तो ये जो प्रोसीजर हमारा जो फॉलो हुआ अब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ये एल्गोरिदम यहाँ पे रुक जाएगा आके। सो HCF हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो इसमें हमने क्या एक चीज़ नोटिस किया कि जो 24 और 4 का HCF होगा वही इक्वल होगा 124 और 24 का, वही इक्वल होगा 148 का 124 का, वही इक्वल होगा 172 का 148 का, वही इक्वल होगा, मतलब इस तरह से लिखूं मैं कि HCF इक्वल टू जो 4 HCF आएगा ना, 4 इक्वल टू HCF, वो देखो 24 और 4 का निकालोगे तो भी आपको 4 आएगा, जब 144 और 24 का निकालोगे 124 और 24 का निकालोगे तो भी 4 आएगा, जब 148 और वो 148 और 124 का निकालोगे तो भी 4 HCF आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, इसको इस तरह से लिख सकते हो, 420 को जब और 272 का पेयर लोगे तो भी आपको ये रहेगा, 272 और 148 का लोगे तो भी 4 आएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बार हर का HCF 4 क्यों आते जा रहा है, बताओ इसको सोचो। सो देखो ये इसलिए होता है, ये जो HCF इक्वल इसलिए होता है क्योंकि आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे ये नोटिस कर रहे हो कि जो हर स्टेप में जब हम डिवाइड वाला स्टेप करते हैं ना, डिवाइड वाला जो प्रोसीजर करते हैं, तो उसमें जो
जो डिविडेंड होता है वही एचसीएफ बनता है। तो इसमें हर बार में डिविडेंड कौन बन रहा है, कभी 148, कभी 124, कभी 24, कभी 272। तो यही तो क्या होगा, यदि मैं स्टेप यहीं पे क्लोज कर दूं, मैं स्टेप यदि यहीं पे क्लोज कर दूं तो मेरा एचसीएफ क्या होगा, 272। समझ में। यदि मैं यहीं यहाँ क्लोज कर दूं 148, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एचसीएफ है वही तो इधर आगे होता है ट्रांसफर। समझ में। जो हमारा इधर एचसीएफ होता है वही तो हमारा यहाँ पे आता है डिवाइजर में। समझ में। और फिर जब इसके और फिर जो ये नंबर होता है ये इसके मल्टीपल में आता है। समझ में। वो इसका फैक्टर होता है, जैसे जब 24 लूँ, ठीक, तो ये क्या है, ये एक 124 का एक फैक्टर है। समझ में आया। तो इसलिए क्या होता है, एचसीएफ हर एक स्टेप का क्या होता है, बराबर होता है। एचसीएफ हर एक स्टेप का क्या होगा, बराबर ही होगा। समझ में। क्योंकि जो एचसीएफ ये होता है वही यहाँ पे ट्रांसफर्ड होता है, फिर ये इसके लिए डिवाइजर बन जाता है और ये इसका फैक्टर होता है। सो अब हमने यहाँ तक ये देखा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है या लेमा, ये दोनों आपस में क्या है, एक इंटरलिंक है। ये इन दोनों के बीच में क्या है, एक इंटर लिंकेज है, जो क्या करता है, बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आता है। मतलब बड़े बड़े जो एचसीएफ होते हैं ना, एचसीएफ जो, अब जैसे इसको मैं क्या, आप डिवाइड करके कितनी बार करोगे, इसे आप डिवाइड करो कितना लंबा जाएगा, करते जाओ, पहले 2 से लगेगा फिर ये लगेगा। तो इसको हम इक्वली डिवीजन स्टेप बाय स्टेप करके हमने इजीली निकाल लिया। समझ में आया। तो ये जो इक्वली डिवीजन लेमा एल्गोरिदम है ये काफ़ी इंटरलिंक्ड है, ठीक है। और इनका यूज किया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, बड़े बड़े एचसीएफ निकालने में। समझ में आया। सो अब हम, और इनका जो एल्गोरिदम है ये कंप्यूटर में प्रोग्राम में सबसे पहले कैरिड आउट हुआ था, ठीक है। सबसे पहले जो कैरिड आउट हुआ ये सबसे पहले कंप्यूटर में किया गया था। ओके। अब देखते हैं हम क्या, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो एप्लीकेशन है वो ना सिर्फ फाइंडिंग द नंबर है, ठीक है, सॉरी, ना सिर्फ एचसीएफ निकालने में, जबकि इसका एप्लीकेशन फाइंडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर भी निकालने में है। अब वो कैसे, तो मैं एक कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी का आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर और जो कुछ एग्जांपल है वो आप खुद करना। तो मैं एक समझा देता हूँ कि कैसे उसका जो नंबर के प्रॉपर्टी निकालने में है उसमें भी काम आता है ये जो इक्विलेट डिवीजन लेमा मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका। फर्स्ट मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको, मैं क्वेश्चन लिख रखा हूँ, मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ। सो डैट सिद्ध करो कि every positive every positive even integer is the form of 2n and that every positive odd integer is 2n plus 1 when where n is any integer। मतलब ये तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जितने भी इवन नंबर होते हैं, इवन पॉजिटिव इवन नंबर होते हैं, वो किस में लिखे जाते हैं, 2n के फॉर्म में। और जो जितने भी ऑड नंबर होते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, वो 2n प्लस 1 के फॉर्म में लिखे हैं। लेकिन उसका हम यहाँ पे प्रूफ देख लेंगे कि क्यों ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, बाय द इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के थ्रू। समझ में। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो अब आपको यहाँ पे क्या है, 2n है ना, 2 इंटू एन है, 2 इंटू एन है। तो आप क्या इसे आप एक बार के लिए इसको डिविडेंड मान लो और इसे कोशेंट मान लो। इसको आप डिविडेंड मान लो, इसे आप कोशेंट मान लो। समझ में। सो इसको हम अब इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अनुसार से हम, यदि मैं इसको लिखूं तो मैं मान लेता हूं कि कोई एक नंबर रहा होगा ए, कोई एक नंबर होगा ए। समझ में आया। मान लेते हैं लेटर से कोई एक एनी पॉजिटिव इंटीजर ए मान लिया हमने। समझ में आया, आया कि नहीं आया बताओ। ओके। तो और एक बी मान लेते हैं, दोनों का पेयर मान लिया। ए और बी कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। सो इसको मैं ऐसे लिखूं कि ए इक्वल टू, जहां की बी क्या है, बी इक्वल टू क्या है, 2 ही तो है। बी इक्वल टू क्या है, 2 है। बी इक्वल टू क्या है, 2 है। क्योंकि बी 2 इंटू एन, एन यहाँ पे क्या है, एन हम यहाँ मान लेते हैं क्या, क्वोशेंट। समझ में। तो इसे हम लिख सकते हैं 2n प्लस रिमाइंडर आर, रिमाइंडर आर, ऐसे लिख सकते हैं ना। 2n नंबर जो है, 2n कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, उसका मैंने मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर है और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ए किसके बराबर हो जाएगा, बी किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। समझ में। और एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वोशेंट, इसका क्वोशेंट का काम करने लग जाएगा। सो अब ये तो देखो हमने लिख दिया, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लिख दिया। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, जहाँ की, अब इसमें तुम ध्यान दो, ठीक है। अब हमने एल्गोरिदम यहाँ पे समझना है कि क्यू जो ये सॉरी एन जो है,
ये हमेशा क्या रहेगा, या तो n जो है n या तो 0 हो जाएगा या तो 0 के इक्वल हो जाएगा, सॉरी या तो 0 हो जाए या तो 0 से बड़ा रहेगा। यही हो सकता है ना। जैसे नंबर मैं लूँ आपको कि आपको आपको डिवाइड करना है इस तरह से, मैं बोलूँ कि 5 सॉरी मैं 1 और 2 कर लेता हूँ कि 1 और 2 पेयर ले लिया, तो इसको इसी तरह से लिखेंगे ना, 1 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 0 + 1, 0 + 1 ऐसे लिखेंगे। तो या तो जो n है वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन r का क्या होगा, r का क्या होगा, तो हमने अभी क्या देखा था, अब जब हम पढ़ रहे थे, शायद मैं यहाँ पे दोबारा बताता हूँ कि जब हमने इक्वली डिवीजन लेमा पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने क्या देखा था कि जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर या तो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, और लेस देन किससे होता है, लेस देन होता है डिविडेंड से। लेस देन क्या होता है, किससे होता है, डिविडेंड से। और डिविडेंड हमारा क्या है यहाँ पे 2 है, डिविडेंड हमारा क्या है 2 है, डिविडेंड हमारा 2 है। समझ में आया? ओके। सो अब देखो इस जो हमारा कंडीशन था इक्वली डिवीजन लेमा का कि रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होता है और इससे लेस होता है, तो हम इसे एक चीज़ यहाँ से पता कर सकते हैं कि r का वैल्यू हमारा क्या रहने वाला है, या तो 0 रहेगा, समझ में आया, या तो 0 होगा या r का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। 2 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 2 से तो लेस होगा, 2 से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो 2 से लेस होगा, इसका मतलब r का वैल्यू या तो 1 होगा या तो 0 होगा। अब r का वैल्यू यहाँ पे आप इसमें पुट कर दो, r का वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। अब r का वैल्यू आप इसमें जब पुट करोगे तो a इक्वल टू फर्स्ट क्या मिलेगा, 2n मिलेगा, समझ में। और जब 1 पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या मिलेगा, 2n + 1 मिलेगा। तो हम यहाँ से कैसे समझेंगे कि ये ऑड है ये और ये सॉरी ये इवन है कि ऑड है। तो देखो हमने क्या माना था कि a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर था, समझे। और 2n के फॉर्म में हमें क्या लिखना था, 2n के फॉर्म में हमें क्या लिखना था, 2n के फॉर्म में हमें इवन नंबर को लिखना था। जब 2n के फॉर्म में इवन नंबर लिखना है तो इसका मतलब कि इवन का डेफिनेशन क्या होता है, इवन का डेफिनेशन होता है कि जो 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से डिविजल हो जाए, मतलब दो क्या रहना चाहिए, डिविडेंड होना चाहिए, 2 हमारा डिविडेंड होना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये तो कोई नंबर ले ही लिया, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये कौन सा अभी ऑड है या इवन है, बट बस पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ठीक है। और हमें लिखना था कि दो ये इसको ऑड के फॉर्म में इवन के फॉर्म में लिखना, तो हमने 2 को डिविडेंड माना। तो 2 को जब डिविडेंड माना और n को हमने क्वोशेंट माना, ठीक। तो मान लेते हैं कि समथिंग आपको r क्या मिला होगा, r हमारा रिमाइंडर बचा होगा, क्योंकि अभी तो हमें ये पता नहीं है कि ये इवन है या ऑड है। यदि हमें पता चला कि भाई इवन है, तब तो ये 2n से कंप्लीट डिवाइड होता ही होता, फिर इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 होता। लेकिन अभी नहीं पता था, इसलिए हमने इसको लिख लिया इस तरह की, r हमारा रिमाइंडर रहा होगा। समझ में आया? फिर हमने क्या लगाया, इक्वली डिवीजन लेमा लगाया कि भाई इक्वली डिवीजन लेमा ये तो फॉर्मेट होता है उसका, लेकिन इसमें कंडीशन क्या था कि जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या इक्वल होता है, या लेस और लेस देन इक्वल टू होता है, सॉरी लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन, और लेस देन होता है किससे, डिविडेंड से, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे। ये मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लेके शुरू में समझाया था, आप शुरू से आप सही से देख रहे होगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं आता हूँ इस पे कि अब इससे जैसे ही पता चला कि ये जो आर का जो लिमिट है, जो रिमाइंडर है, वो किसके किसके बीच में हो सकता है, 0 से बड़ा या बराबर या इससे छोटा। तो 0 से बड़ा तो एक ही नंबर है और 2 से छोटा एक है, ठीक है। सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जो 2 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ओके। और 0 के बराबर, तो हमने 0 के बराबर लिया। तो जब हमने r का वैल्यू इसमें 0 रखा तो हमें क्या मिला, a इक्वल टू 2n। और जब r का वैल्यू हमने इसमें 1 रखा तो मिला 2n + 1, 2n + 1। तो अब आप यहाँ से बताओ कि क्या ये a इक्वल टू 2n है, तो इसका मतलब n कोई नंबर यहाँ पे है, n कोई एनी इंटीजर नंबर है, उसमें 2 से मल्टीपल कर दोगे, तो मैंने क्या बताया था उस दिन कि किसी भी नंबर में 2 का मल्टीपल कर दो तो वो नंबर क्या बन जाता है, इवन नंबर बन जाता है। समझ में कैसे, मैं लेता हूँ एनी नंबर ले लो, तुम 13 ले लो, 13 में 2 से मल्टीपल करो, 13 एक प्राइम नंबर है ना, उसमें 2 से मल्टीपल कितना मिलेगा आपको, 26, एक इवन नंबर मिल गया। समझ में। तो आपको कोई भी एन नंबर है, इसमें कोई भी नंबर पुट करो तो वो हमेशा और भी पुट करोगे तो भी आपको इवन देगा, प्राइम पुट करोगे तो भी इवन देगा, ठीक है। तो 2 का फैक्टर ये बन गया ना, अब जब 2 का फैक्टर कोई बन जाता है तो वो हमेशा इवन नंबर। इसका मतलब ए क्या है यहाँ पे, ए जो हमने माना था ना एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, वो एक क्या है, इवन नंबर है। वो क्या है, वो एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। समझ में आया? इसी तरह से जब आप
देखो 2n क्या है, a इक्वल टू 2n+1। अब 2n+1 मतलब कि a जो है वो 2n से डिवाइड नहीं हुआ, 2n से डिवाइड नहीं हुआ, तभी तो रिमाइंडर दिया। यदि कंप्लीट डिवाइड होता तो 0 होता। अब ऑड का डेफिनेशन याद करो, यही तो बोला था कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो कंप्लीटली, तो a जो क्या है वो 2 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब a क्या है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है जिसको कि हम 2n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने समझाया, बहुत आराम से समझाया, अब आपको समझ में आ गया होगा, समझ ठीक है। सो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे, फिर आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक चैप्टर और बचेगा रियल नंबर में, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारा ये है, उसको मैं कराता हूँ। सो देखो क्वेश्चन इस प्रकार है, मैं आपको पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, यहाँ समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कर रहा है। आपको ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक स्वीट सेलर है, एक मिठाई के दुकानदार है, उसके पास 420 काजू बर्फी है, ठीक है, ये काजू बर्फी है, और ये 130 क्या है, बादाम बर्फी है। समझ में आया? अब उस क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो एक स्टेक में लगाना चाहती है, मतलब एक वो इसको सजाना चाहती है ट्रे में, ठीक है, जैसे दुकानदार के यहाँ जाते हैं तो उसमें देखते होंगे ट्रे में मिठाई रखा रहता है, इस तरह से ये ट्रे है। तो वो इस प्रकार से सजाना चाहता है, इस प्रकार से स्टैक लगाना चाहता है कि ईच रो में मैक्सिमम स्टेक आए, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी आए, ठीक है, और वो ट्रे के मिनिमम एरिया को उसको घेरे, ठीक है, मिनिमम एरिया को ऑक्युपाइड करे। समझ में? तो किस तरह से सजाएगा, एक रो में पूछ रहा है कि तो बताइए कि एरिया ऑफ द ट्रे यूज विल एटलीस्ट, ठीक है, तो कितना। सो दुकानदार क्या करेगा, वो दुकानदार ये करेगा कि उस ट्रे में क्या करेगा, वो रैंडमली लगाना स्टार्ट करेगा, रैंडमली इसमें बर्फी को स्टैक लगाना स्टार्ट करेगा। इसको हम बोलते हैं, जैसे हम इसको मैथमेटिकल टर्म में बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं, कि आप मतलब अपने अनुभव के अनुसार से लगाए जा रहे हैं, फिर ये जो लग रहा है नहीं ये तो ज़्यादा एरिया ले लिया, फिर और उसको एक बार लगाया, तो इस तरह से वो लगा सकता है। लेकिन आप लोग क्या करोगे, आपको तो मैथमेटिक्स पता है, आप तुरंत सोचोगे कि क्या आपको क्वेश्चन में बोला है कि उसको इस तरह से लगाना है कि एक रो में मैक्सिमम आए और ट्रे का वो मिनिमम एरिया ले। अब मिनिमम एरिया लेने का मतलब ये है कि एक रो में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आ जाएगा, एक रो में मैक्सिमम बर्फी आएगा तभी तो वो मिनिमम एरिया लेगा ना। समझ? आप मान लीजिए इसमें इतनी इतनी गैप पे रख दोगे तो मैक्सिमम एरिया लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया क्षेत्रफल लेगा। लेकिन यदि आप मैक्सिमम एक रो में रखोगे तो एरिया कम लेगा। अब आपको एक रो में मैक्सिमम बर्फी लगाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम के लिए, हाईएस्ट के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ आप इसको निकाल लो, एचसीएफ, और एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, अभी यूक्लिड एल्गोरिदम पढ़ाया था हमने, यूक्लिड एल्गोरिदम से निकाल सकते हो। कैसे भाई, 420 ग्रेटर है, 130 स्मॉलर है, तो इसको 420 इक्वल टू, ये तो हो जाएगा हमारा डिवाइजर, ये 130 इंटू कितने बार में लगाएं बताओ। तो देखो ये है 13, ये है 42, समझ में आया? तो यदि मैं इसको 3 से मल्टीपल करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 से तो 33 मतलब 390 हो जाएगा, 390, और 390 में फिर से एक बार यदि मैं मल्टीपल करूँगा फिर तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 बार में जाएगा, ठीक है, और ये 390 में से फिर 420 जाएगा तो ये 30 आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 130 ये हो जाएगा, और 130 और 30 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इंटू 4 में आ जाएगा, क्योंकि 30 चौक 20 से 120, 120, तो 120 में फिर ये 10 आ जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर 30 में से हम क्या करेंगे, 10 इंटू 3 और प्लस 0, अब रिमाइंडर 0। अब हमारा क्या हो जाएगा, 10 क्या आ गया हमारा, 10 इज अ एचसीएफ, 10 इज अ एचसीएफ आ गया हमारा। तो मतलब 10 वो नंबर है, 10 वो नंबर है कि जो कि आप यदि एक ट्रे में इसको दोनों प्रकार के रखोगे ना, इसको सजा के, तो आपको मिनिमम एरिया लगेगा, ठीक है, और बराबर रखा भी जाएगा, वो एक स्टेक में रखा जाएगा। क्योंकि यदि 10-10 की नंबर का संख्या लगाओगे तब ये दोनों को देखो, 10 क्या है, 10 एचसीएफ का मतलब ये है कि 10 इसको भी डिवाइड कर देगा, 10 इसको भी डिवाइड कर देगा। समझ में आया? तो आप 10 की रो लगाओ ताकि वो मिनिमम एरिया में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट आ जाए। समझ में आया? सो आई थिंक आपको आज का सेशन ये क्लियर हुआ होगा। आप इसमें आप कुछ बहुत कुछ सीखे होंगे। मैंने काफ़ी आराम से समझाया इसे। तो इसी नोट से आपसे मैं अब विदा लेता हूँ। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।